नमस्कार। स्कूल विद्यार्थी इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है सोनाली जाधव। स्कूल विद्यार्थी ये चैनल खास करके स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए बनाया गया है ताकि उनको पढ़ने में थोड़ी हेल्प हो सके। आज हम देखने वाले हैं, स्टैंडर्ड है 10th, सब्जेक्ट है मराठी अक्षर भारती, टॉपिक है क्वेश्चन बैंक 2021, बोर्ड है महाराष्ट्र, ईयर है 2021, मीडियम है इंग्लिश। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि बेल आइकॉन को याद से क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको आएगा और जो पुरानी वीडियोस हो चुकी है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। आज से हम अपठित गद्य चालू करने वाले हैं, मतलब अनसीन पैसेज। सीन पैसेज हमारे कल ही हो गए हैं, ठीक है। पहला पॅसेज है, पुस्तकांना आपण जवळ घेता घेता पुस्तकेही आपल्याला जवळ घेतात। मतलब बुक्स को जब हम पास में लेते हैं तो बुक्स भी हमें पास में ले लेती है। वाचकांचा प्रवास हळूहळू लेखनापर्यंतही होऊ लागतो। जो रीडर्स होते हैं, वाचक यानी कि जो रीडर्स होते हैं, उनकी जर्नी मतलब उनका जो प्रवास होता है वो धीरे धीरे रीडिंग से राइटिंग तक भी आ जाता है। शब्दांच्या छटांची तरलता जगण्याचे उत्सव फुलवू लागते। मतलब जो शब्द होता है, ठीक है, जब आप कोई बुक्स रीड करते हो तो उनकी जो शब्द की रचनाएं होती है जो आप रीड करते हो, जैसे कि इंस्टाग्राम पर आप कोट रीड करते हो तो कुछ लिखावट ऐसी होती है जो आपके मन को बहुत छू जाती है, राइट। सो वैसे ही यहाँ पे बोला है कि शब्दांची छटा, छटा यानी कि शेड, कुछ वर्ड्स के ऐसे शेड्स होते हैं जो आपके जीवन में एक उत्सव लेके आते, खुशियाँ, एक फेस्टिवल के जैसे आपके लाइफ को वो क्या करते हैं, आनंदित करते हैं, फुलवू लागतात। मतलब जैसे कि ब्लॉसम होना, मतलब खुशी लेके आते हैं। तरलता, तरलता यानी कि सिंप्लिसिटी, ओके, इजीनेस। नव्या पिढीला माणूसपणाच्या तरलतम सुंदरतेकडे नेणं, हे तर पालक व शिक्षकांचं मूळ कार्य। हाँ, नव्या पीढ़ीला मतलब न्यू जनरेशन, मतलब जो टीनेज बच्चे हैं वो। माणूसपणाच्या तरलतम सुंदरतेकडे नेणं, मतलब जो नई पीढ़ी है उसको इंसानियत के तरफ लेके जाने में ही मतलब इंसानियत, ये जो भावना है, ह्यूमैनिटी, वो बच्चों को समझनी चाहिए। मतलब ये जो काम है वो किसका काम है, पालक, पालक यानी कि पेरेंट्स और शिक्षक और टीचर का काम होता है कि जो न्यू जनरेशन है उनको इंसानियत के बारे में सिखाया जा सके। या आनंदमय कामात ग्रंथ आपले प्रेरक ठरतात, और इस काम में सबसे इम्पॉर्टंट रोल कौन प्ले करता है, तो ग्रंथ, ग्रंथ यानी कि बड़ी बड़ी किताबें। म्हणूनच ग्रंथपाल हे ग्रंथ संस्कृतीचे लोकपाल असतात। तो इसीलिए ग्रंथपाल, ग्रंथपाल मतलब जो लाइब्रेरियन होते हैं वो ग्रंथ संस्कृति से, मतलब ग्रंथ की ये जो संस्कृति है तो उसके क्या होते हैं, लोकपाल होते। लोकपाल मतलब उनको संभालने वाले, ठीक है। सो बेसिकली ये जो पैसेज है वो बुक्स के बारे में है, ओके। अभी यहाँ पे क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको ये पूछा है, ग्रंथपालांना काय संबोधले आहे, ठीक है, मतलब ग्रंथपाल को यहाँ पे क्या बोला गया है, क्या बोला गया है यहाँ पे। म्हणूनच ग्रंथपाल हे ग्रंथ संस्कृतीचे लोकपाल असतात, उनको ग्रंथ संस्कृतीचे लोकपाल म्हटले गेले आहे, ठीक है, लोकपाल असे संबोधले आहे। तो आप यहाँ पे कैसे आंसर लिखोगे, एक मिनट, ग्रंथपालांना ग्रंथ संस्कृतीचे लोकपाल संबोधले आहे, मतलब काय ये वर्ड निकाल दोगे, वहाँ पे क्या लिखोगे, ग्रंथ संस्कृतीचे लोकपाल संबोधले आहे। ऊपर जो दिया है यही चीज़ आप काय के जगह पे लिखोगे। आगे जाएंगे। सेकंड है, फुले म्हणजे निसर्गाची कोणती अभिव्यक्ती आहे असे लेखक म्हणतो। अभी एक्चुअली ये जो आंसर है, ये जो क्वेश्चन है, इसका आंसर हमारे इस पैसेज में है ही नहीं। अभी मैंने आपको इस पैसेज को रीड करवा के बता दिया। यहाँ पे ना फूल है,
ना लेखक ने क्या बोला है ये है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन का आंसर मुझे इस पैसेज में मिला ही नहीं, इसके लिए मैंने नहीं लिखा। अगर आपके स्कूल में अगर आपको ये एक्सप्लेन किया है और उन्होंने कुछ आंसर बताया है इस क्वेश्चन का, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे वो लिख के बता दीजिए, ताकि मैं अगले वीडियो में दूसरों के साथ वो आंसर शेयर कर सकती हूँ, ठीक है। पर मैंने बहुत बार वो पैसेज पढ़ा, पर मुझे इसका स्पेसिफिक आंसर वहाँ पे नहीं मिला है, सो इसके लिए मैंने इसका आंसर आपको नहीं दिया है, ठीक है। ना हमारे पैसेज में अभिव्यक्ति ये शब्द मिला है, ना हमारे पैसेज में फूल मिला है, ना निसर्ग मिला है, लेखक भी नहीं मिला, इसके लिए मुझे इसका आंसर नहीं मिला। आगे जाते हैं। अनसीन पैसेज आपको 4 मार्क्स के लिए आता है, ये ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है नव्या पिढीला माणूसपणाच्या सुंदरतेकडे नेणारे। ये हमने पढ़ा था। नवी पीढ़ी यानी कि न्यू जनरेशन को इंसानियत की जो सुंदरता होती है, इंसानियत का ये जो गुण होता है, उसके तरफ कौन लेके जाता है? तो यहाँ पे ही हमने पढ़ा है, एक तो उनके खुद के पेरेंट्स लेके जा सकते हैं या फिर शिक्षक लेके जा सकते हैं, ये 2 चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहला पैसेज कंप्लीट हो जाता है। आगे जाएंगे कृति क्रमांक 2, मतलब दूसरा अनसीन पैसेज। चैत्राचा महीना आहे। चैत्र महीना मतलब महाराष्ट्रियन जो कैलेंडर होता है, ओके, मराठी कैलेंडर, तो चैत्र ये उनका फर्स्ट मंथ होता है, चैत्र, ठीक है। चैत्राचा महीना है, जैसे कि इंग्लिश कैलेंडर का फर्स्ट महीना होता है जनवरी, वैसे ही मराठी कैलेंडर का फर्स्ट मंथ होता है चैत्र। चैत्राचा महीना आहे और मोस्ट ऑफ चैत्र जो होता है वो एप्रिल में आता है। चैत्राचा महिना आहे, आसमंतातल्या साऱ्याच झाडांना पोपटी पालवी फुटली आहे। मतलब जब चैत्र का महीना चालू हो जाता है तो सभी पेड़ों को क्या हो जाता है, पेड़ों के ऊपर जो ग्रीन पोपटी यानी कि पोपट का मतलब पैरट का जो कलर होता है, तो उस तरह के जो पत्ते होते हैं पेड़ों पे, तो वैसा कलर वहाँ पे आ जाता है, ठीक है। लाइट ग्रीन कलर के सब पत्ते हो जाते हैं। दृष्टी जाईल तिथं झाडाच्या फिक्या आणि गडद हिरव्या रंगानं अवकाश भरून टाकला आहे। दृष्टि जाइल तिथं मतलब आपकी नज़र, दृष्टि यानी कि नज़र, आपकी नज़र जहाँ तक जाएगी वहाँ आपको पेड़ों पे क्या दिखाई देगा, कुछ फीक्या मतलब लाइट कलर और कुछ गडद यानी कि डार्क कलर। ये दोनों किसके कलर है? हरे रंग के बारे में बोला है। हिरव्या रंगानं मतलब जैसे ही आप आसमान की तरफ देखोगे, अवकाश यानी कि आसमान की तरफ आप देखोगे इस मंथ में, तो कुछ पेड़ों के ऊपर लाइट ग्रीन कलर और कुछ पेड़ों के ऊपर डार्क ग्रीन कलर के पत्ते आपको दिखाई देते हैं जब भी आप आसमान के ऊपर देखते हो। जहाँ तक आपकी नज़र जाती है आपको यही वर्णन दिखाई देता है। उन्ह तापत चाललं आहे। अभी आपको पता है अप्रैल महीना अभी आने वाला है, तो आपको पता है गर्मी बढ़नी चालू हो जाती है चैत्र महीने में, ठीक है। ऊन यानी कि गर्मी, धूप बोलते हैं हम हिंदी में, धूप, तो धूप भी बहुत बढ़ जाती है। पण एवढ्या तीव्र उन्हातही ही झाडं भक्क उजेड पिऊन आतून रसरशीत हिरवीगार दिसत आहेत। पर इंडिया में ये जो कुछ पेड़ होते हैं उनकी खासियत होती है कि इतना हीट होने के बावजूद भी तीव्र मतलब इतना ज़्यादा धूप होने के बावजूद ये कुछ इंडियन ट्रीज़ होते हैं, वो क्या होते हैं, भक्क उजेड पिऊन मतलब बहुत सारी ये धूप पी लेते हैं और फिर भी वो अंदर से रसरशीत आणि हिरवीगार दिसत असतात। मतलब फिर भी वो अंदर से एकदम रसपूर्ण होते हैं, बहुत सारा वाटर कंटेंट उसमें होता है और बहुत ही वो ग्रीन ही दिखते हैं। आपको कभी उन ऐसे पर्टिकुलर ट्रीज़ हैं उनके आपको पत्ते नहीं गिरते दिखते हैं इतने धूप के बावजूद। लाइक मैंगो ट्री तो अभी डेवलप होना चालू हो जाता है। मैंगोज अभी कच्ची कैरियाँ चालू हो जाएंगी, फिर वो पक जाएगा, क्योंकि मैंगो ट्री को बहुत सारी धूप लगती है, धूप के वजह से ही उसका ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। तो ये वर्णन यहाँ पे पेड़ों का हो रहा है। ह्या झाडाचं प्रत्येक पान आणि हर एक डहाळी सौंदर्य नंदानं बहरली आहे। मतलब इस तरह के जो पेड़ होते हैं उनका हर एक पन्ना मतलब पत्ता, हर एक जो पत्ता होता है, हर एक डहाड़ी मतलब ब्रांचेस, हर एक जो ट्विग होता है, ब्रांच होता है, वो किससे बहर जाता है, बहरना मतलब ब्लॉसम,
वो किससे खुल जाता है, ब्लॉसम हो जाता है? तो सौंदर्यानी, सौंदर्य मतलब ब्यूटीफुलनेस, ठीक है, जो सुंदर दिखने लगता है। हर एक पत्ता बोलो पेड़ का, एक ब्रांच बोलो, सभी बहुत ही सुंदर दिखना चालू हो जाता है इस महीने में. ते उंच पिंपळाचे झाड बघत राहावं असं वाटतं. मतलब वो ऊंचा पेड़ जो पीपल का है उसको ऐसे लगता है कि मानो देखते ही रह जाए. त्याची ती लालस हिरवी पालवी. आपने अगर पीपल के पेड़ को देखा होगा, आपके घर के बाजू में होगा, तो आपने ये नोटिस किया होगा कि पीपल के झाड़ वृक्ष पे जब नया पत्ता खिलता है, ठीक है, नया पत्ता जब आता है तो वो पहले ना सबसे वो रेडिश कलर का होता है, लालसर रेड, एकदम पतला होता है, एकदम छोटा बेबी प्लांट होता है, वो बेबी लीफ होता है. और जब वो बाहर आता है उसमें से तो वो पहले रेड कलर का होता है, फिर धीरे धीरे वो पैरेट ग्रीन होता है, उसके बाद में वो डार्क ग्रीन होता है. ठीक है, ऐसा प्रोसेस होता है अगर आपने पीपल के पत्तों को देखा होगा तो नज़दीक से. सो त्याची लालसर हिरवी पालवी, उसको पालवी बोला जाता है. मतलब जो बेबी लीफ जिससे बाहर निकलता है उसके पहले जो फॉर्म होता है उसको पालवी बोलते हैं मराठी में. वाऱ्याच्या उष्ण झुळुकीनं सळसळणं, तीव्र उन्हाच्या उजेडातही मुग्ध बनून उभं असणं किती देखणं आहे. मतलब वारा, आपको पता है अप्रैल मंथ में या फिर अभी मार्च एंडिंग अप्रैल में जो हवा बहती है वो गर्मी लेके बहती है, यानी कि आपको गर्म हवा महसूस होती है, आपको ठंडी हवा नहीं महसूस होती जो जनवरी फरवरी में महसूस होती है. ठीक है, सो वाऱ्याची उष्ण झुळूक, झुळूक मतलब धीरे बहने वाली जो हवा होती है वो अब कैसी है, उष्ण हो गई है, मतलब उसमें गर्माहट है. तीव्र उन्हाच्या उजेडातही, बहुत तेज़ धूप होती है, ठीक है, बहुत तेज़ धूप होने के बावजूद ये जो पीपल का पेड़ है वो एकदम अच्छे से एकदम प्राउडली वहाँ पे खड़ा रहता है. उभं असणं किती देखणं, मतलब जब हम लोग इतनी धूप में इस पेड़ को, पीपल के पेड़ को ऐसा खड़ा रह के मतलब खड़ा देखते हैं हम उसको, तो हमें बहुत ही क्या होता है, मतलब थोड़ा सुकून मिलता है. वो कितना मतलब धूप है पर वो अपना खामोश, एकदम स्थिर है, एकदम शांत है, सब ग्रीनरी है उसमें, उसने समाई है खुद में. ठीक है, बाजू के एटमॉस्फेयर से उसको कोई लेना देना नहीं है. तो ये बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ पे लिखा है. आगे लिखते हैं, खरं तर हा हृदयाला आनंद बहाल करणारा दृष्टीचा पाडवाच आहे. आपको पता है ना, मराठी में नया साल जब चालू होता है तो उसको गुड़ी पाड़वा बोलते हैं और वो चैत्र महीने में ही आता है. ठीक है, सो अभी भी वो आएगा. सो यहाँ पे वही बोला है कि पाड़वा यानी कि महाराष्ट्रियन लोग जो होते हैं उनका बहुत ही हैप्पी और सुख वाला दिन होता है, क्योंकि नई शुरुआत हमेशा सबके लिए अच्छी होती है, सब उसको बहुत ही शुभ मानते हैं. तो ये जब पेड़ को मतलब बहुत सारे धूप, मतलब बहुत धूप होने के बावजूद जो पेड़ बहुत ही फर्मली खड़े रहते हैं, बहुत ही ग्रीन होते हैं, उनका आजू बाजू के वातावरण का वो असर नहीं होने देते उनके खुद के ऊपर. तो ये जो सीन होता है ना, तो वो बहुत आपके हृदय को सुकून देता है, आनंद देता है. तो ऐसा है, तो मतलब यानी कि वो जैसे कि पाड़वा है ऐसे यहाँ पे बताया है, मतलब दृष्टि को वो बहुत सुकून देता है. एक्चुअली इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग मुझे हिंदी में नहीं हो रहा है पॉसिबल, क्योंकि ये टोटली महाराष्ट्रियन टच वाला टेक्स्ट दिया है उन्होंने. ठीक है, पर एज पॉसिबल एज मैंने आपको हिंदी में उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. सो इसका क्वेश्चन आंसर देखिए. आपको लगा होगा ये रीड करने के वक्त कि इतना टफ अनसीन पैसेज हमें कैसे समझ में आएगा. आपने अभी तो समझाया, पर ऐसे ही अगर पैसेज आया तो हम कैसे समझें, हम तो महाराष्ट्रियन नहीं हैं, हमें नहीं पता चलेगा. पर देखिए पैसेज कितना भी टफ हो, आंसर बहुत ही इजी होते हैं ढूंढने के लिए. तो कभी भी पैसेज टफ देख के नर्वस मत हो जाइए. कभी कभी आप क्वेश्चन को देखिए, पहले क्वेश्चन आपको इजीली मिल जाते हैं. ठीक है, सो देखिए पहला क्वेश्चन ही बहुत इजी है. परिच्छेदामध्ये या महीन्याचा उल्लेख आला आहे. मतलब परिच्छेद में, पैसेज में इस महीने के बारे में बताया गया है. तो ये तो मैंने पहले ही बताया आपको, चैत्र महीना. ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, कितना इजी है, चैत्र महीना. तो यहाँ पे सिर्फ आएगा चैत्र, बस. नेक्स्ट है, झाड़ या रंगानी भरून टाकला आहे. ये भी इजी है. पेड़ किस रंग से मैंने बोला था आपको, फिक्या आणि गडद हिरव्या रंगानं. ठीक है, किससे है, फिक्या मतलब लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन कलर से ये क्या है, पूरी तरह से भर गया है. नेक्स्ट आपको बोला है, सहसंबंध लक्षात घेऊन वाक्य पूर्ण करा. मतलब आपको
ये वाक्य को कंप्लीट करना है। सो यहाँ पे देखिए, पिंपळाच्या झाडाची लालसर हिरवी, ये हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, मैंने आपको लालसर, हाँ, लालसर हिरवी पालवी। तो इसके आगे क्या है, वाऱ्याच्या उष्ण झुळकीने सळसळणं, तीव्र उन्हाच्या उजेडातही मुग्ध बनून उभं असणं किती देखणं आहे। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए, हृदयाला आनंद बहाल करणारा, ये देखिए, दृष्टीचा पाडवा, ये दोनों भी आपको आंसर यहाँ पे मिल जाते। एक तो ये है लालसर हिरवी पालवी, वाऱ्याच्या उष्ण झुळकीने सळसळणं, तीव्र उन्हाच्या उजेडात मुग्ध बसून देखणं आहे। ओके, एक मिनट देखिए, यहाँ पे सिर्फ आपको ना, सॉरी, यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो आपको सिर्फ एक ही में लिखना है, सहसंबंध। आपको वाक्य पूर्ण करा ये नहीं है, आपको उसके साथ उसका संबंध देखना है। तो यहाँ पे पिंपळाच्या झाडाची लालसर हिरवी, हिरवी के आगे का जो वर्ड है वो एक ही आपको लिखना है, जो कि है पालवी। ठीक है, और आनंद बहाल करणारा दृष्टीचा पाडवा, ये इतना ही दो शब्द यहाँ पे आपको लिखना है, पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, पालवी, ओके, हिरवी, और यहाँ पे क्या मैंने बोला, दृष्टीचा पाडवा। ओके, इतना ही आपको यहाँ पे लिखना है। आगे जाते हैं, ये यहाँ पे पैसेज खत्म हो जाता है। पैसेज नंबर 3, दुसऱ्या माणसाशी असलेलं आपलं नातं ही खरं तर किती महत्त्वाची गोष्ट आहे। ये थोड़ा रिलेशनशिप के बेस पे है, मतलब रिलेशनशिप्स हम किससे कितना रिलेट करते हैं, तो उसके बारे में ये सब दिया गया है। ओके, सो कहाँ पे थे हम, दुसऱ्या माणसाशी असलेलं आपलं नातं ही खरं तर किती महत्त्वाची गोष्ट आहे। मतलब दूसरे इंसान के साथ हमारा जो रिलेशन होता है, नाता यानी कि रिलेशन जो होता है, वो कितना इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। ठीक है, आपका आपके माँ के साथ, आपका आपके दोस्त के साथ जो भी रिलेशन होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टंट चीज़ होती है। ओके, बहुतेक जण परस्परांमधल्या नात्यांबाबत गंभीर नसतात, कारण ते आधी स्वतःचा विचार करतात आणि नंतर दुसऱ्याचा विचार करतात। पर बहुतेक जण मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल, जो परस्पर मतलब उनके बीच में जो भी रिलेशन होता है उसके बारे में गंभीर नहीं होते। गंभीर यानी कि सीरियस नहीं होते। क्यों सीरियस नहीं होते हैं, क्योंकि ते आधी स्वतःचा विचार करतात। मतलब वो सबसे पहले खुद के बारे में सोचते हैं, नंतर दूसऱ्याचा विचार करतात, बाद में वो दूसरे के बारे में सोचते हैं। दुसरे आपल्यासाठी सोयीचे असतील, सुख देणारे असतील किंवा आपल्या विचार भावनांना अवकाश देणारे असतील तरच आपण त्यांना विचारात घेतो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब सामने वाला इंसान, दूसरे यानी कि आपसे अलग, सामने वाला जब इंसान आपके लिए सोयीचे असतील मतलब वो आपके लिए ज़रूरी है, अगर वो इंसान आपके लिए ज़रूरी है, सुख देणारे असतील, वो उस व्यक्ति के द्वारा आपको कुछ सुख मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, वॉटेवर, सो उस व्यक्ति के द्वारा अगर आपको कोई सुख मिल रहा है, आपल्या विचार भावनांना अवकाश देणारे असतील, मतलब वो आपके मुताबिक चल रहा है, आपके विचारों के द्वारा, मतलब आप जैसे सोचते हो वो आपको सपोर्ट कर रहा है, आपकी भावनाएं हैं वो उनको समझता है। तो ये सब चीज़ें हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं जब सामने वाले से हमें रिलेशन जोड़ना होता है, तरच आपण त्यांना विचारात घेतो। मतलब कोई भी इंसान, देखिए हमारे लाइफ में बहुत सारे इंसान आते हैं जाते हैं, पर उसमें से कुछ लोगों के साथ ही हम लोग कुछ रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के साथ ही हम दोस्ती बढ़ाते हैं। तो क्यों बढ़ाते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि ठीक है, ये इसके साथ मेरा मैनेज हो रहा है क्या, हमारा थॉट प्रोसेस सेम है क्या,
ठीक है, ये मेरी भावनाओं को समझता है क्या, और इससे मुझे कुछ फ़ायदा होने वाला है क्या। इसी के कारण मोस्ट ऑफ बहुत बहुत सारे रिलेशनशिप स्टार्ट होते हैं। रिलेशनशिप मतलब कोई भी रिलेशन, ठीक है, आपका बॉस हो या फिर आपके पेरेंट्स, उसके बाद में भाई बहन, फ्रेंड्स, ये सभी नेबरिंग, सभी चीज़ें। बऱ्याचदा आपल्या दृष्टीनं नातं ही एक अंतरावरील गोष्ट असते. मतलब बहुत बार, बऱ्याचदा का मतलब होता है बहुत बार, जो नातं यानी कि जो रिलेशन होता है वो आपको एक डिस्टेंस, मतलब एक डिस्टेंस लगता है. अ, बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि रिलेशनशिप इतना भी नहीं अटैच होना चाहिए कि आप दो इंसानों को उनकी खुद की स्पेस ना मिले. तो बहुत सारे लोग स्पेस को पसंत करते हैं किसी भी रिलेशन में, ठीक आहे. आपण एखाद्याशी नात्याने जोडलेलो आहोत, म्हणजे त्यांच्यात गुंतलेलो आहोत, पूर्णपणे सामावलेले आहोत असा अनुभव म्हणूनच आपल्याला येत नाही. तो सबसे पहले जब हम किसी रिलेशनशिप में जुड़ते हैं, तभी स्टार्टिंग में ही हम लोग ये सोचते हैं कि हमें स्पेस चाहिए, ठीक है. कुछ टाइम के लिए हम लोग साथ में हैं, दैट इज़ ओके, पर हमेशा नहीं रह सकते हरदम साथ. तो हमें अपनी स्पेस भी चाहिए. तो इसी चीज़ के वजह से क्या हो जाता है, आप किसी भी रिलेशनशिप में जब जुड़ जाते हो तो आपको उसमें जुड़े रहने का फील नहीं आता बाद में, थोड़ी देर के बाद में, ठीक है. इसी के कारण, क्योंकि आपको स्पेस चाहिए होती है. खऱ्या नात्यांमध्ये संवेदना विखुरलेली, विभागलेली नसते. मतलब जो रियल रिलेशन होता है उसमें आपकी जो संवेदना होती है, संवेदना यानी कि फीलिंग, आपकी जो फीलिंग होती है वो विखुरलेली मतलब सभी जगह स्प्रेड नहीं होगी. हाँ, विभागलेली आणि विखुरलेली इसका मतलब एक ही होता है. मतलब जब आप किसी रियल रिलेशन में होते हो किसी व्यक्ति के साथ, तो आप ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आपके एस्पेक्ट्स नहीं होंगे. आपका डिफरेंट मतलब मैं कुछ अलग हूँ उनसे, ऐसा आपको कभी भी महसूस नहीं होगा. एकात्म असते. मतलब जब अच्छा रिलेशन होता है तो उसकी एक पहचान होती है कि वहाँ पे आप यूनाइटेड रहते हो किसी भी बारे में, ठीक है. मात्र आपण नात्यात एक मिनिट मात्र आपण नात्यात संवेदनेचे वेगवेगळे स्तर अनुभवतो. मतलब इसी के कारण, मतलब रिलेशनशिप या फिर किसके साथ कैसे बिहेव करना है ये हमारा माइंड नहीं सोच पाता. इसीलिए हम लोग अलग अलग रिलेशनशिप में अलग अलग फीलिंग्स के लेवल जो होते हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं. देखिए, सबका रिलेशनशिप नॉर्मली एक जैसा ही होता है. फ्रेंड्स हम बोलेंगे तो बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, पर हर फ्रेंड्स के बारे में आपका नज़रिया अलग होता है. हर फ्रेंड्स के साथ आपका फीलिंग अलग होता है. तो इस तरह का आपको हर फ्रेंड के साथ अलग अलग अनुभव क्यों होता है, क्योंकि आपका बिहेवियर उसके साथ, आप उसके साथ कितना ट्रस्टफुल हो, आप उसके साथ कितना हैप्पी हो, ये सभी चीज़ें आपको डिफरेंट एक्सपीरियंस डिफरेंट पर्सन के साथ करके देती हैं. सो ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल या फिर बहुत ही गहरा सोच वाला ये पैराग्राफ दिया है आपको अनसीन का. सो डीप डाउन नहीं जाते हैं, क्वेश्चन आंसर पे आते हैं डायरेक्टली. क्वेश्चन आंसर में आपको सिंपली पूछा है कि आपको ऑप्शन चूज़ करना है, ठीक है. क्वेश्चन ये है, बहुतेक जण परस्परांमधल्या नात्यांबाबत गंभीर नसतात. ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ऊपर कि बहुत सारे लोग अपने रिलेशन के बारे में सीरियस नहीं रहते हैं. तो क्यों नहीं रहते हैं, सो यहाँ पे आपको ऊपर ही दिया है. देखिए, कारण ते आधी स्वतःचा विचार आणि नंतर दुसऱ्यांचा विचार करतात. क्योंकि वो पहले खुद के बारे में सोचते हैं और बाद में दूसरे के बारे में सोचते हैं. इसके लिए वो रिलेशनशिप के बारे में सीरियस नहीं होते हैं. तो यहाँ पे देखिए, कारण ते आधी स्वतःचा विचार करतात, नंतर दुसऱ्याचा विचार करतात. ये आपका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है, आपल्या दृष्टीने नातं ही एक डैश. मतलब हमारे नज़रिए से रिलेशन एक क्या हो गया है, गुंतलेली गोष्ट, विखुरलेली गोष्ट की अंतरावरील गोष्ट. तो ये भी हमने यहाँ पे पढ़ा है. आपल्या दृष्टीने नातं ही अंतरावरील, मतलब हमें किसी भी रिलेशन में स्पेस चाहिए होता है, अंतर चाहिए होता है, डिस्टेंस चाहिए होता है हमें, ठीक है. आगे आपको यहाँ पे वैशिष्ट्य बतानी है की नात्यांमधील विखुरलेली संवेदना. तो मतलब जो रिलेशनशिप होता है तो उसमें
आपकी जो संवेदना होती है वो सब स्प्रेड है, यहाँ वहाँ चली गई है, ठीक है। तो उसकी आपको खासियत बतानी है 4 शब्दों में। जब आपकी भावनाएं सभी जगह पे स्प्रेड हो जाती है, मतलब एक चीज़ पे कांस्टेंट नहीं रहते, तो क्या होता है, मतलब उसकी विशेषता अगर हम लोग देखेंगे तो आपल्याला आपल्या नात्यामध्ये अंतर हवं असतं। सो डिस्टेंस जो चीज़ है, अंतर, ये है उसका एक खासियत है कि आपकी जो फीलिंग्स है वो सभी जगह पे कंफ्यूज क्यों हो जाती है, तो डिस्टेंस आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है एकात्मता का आपको लैक ऑफ एकात्मता, मतलब लैक ऑफ यूनिटी दिखाई देती है आपको। नेक्स्ट है कि हम लोग गंभीर नहीं रहते हैं, आपके रिलेशन के लिए गंभीर नसतात आणि स्वतःचा विचार करतात। मतलब सेल्फ लव जो होता है वो एक तरह से ठीक है, पर ज़्यादा ही सेल्फ लव हो जाता है और दूसरों को हम लोग बिल्कुल ही नहीं देखते, तो वो कोई काम की चीज़ नहीं रहती है फिर, ठीक है। तो ये सब खासियत है नात्यांमध्ये, मतलब रिलेशन में आपकी जो भावनाएं होती है वो बहुत ही अस्ताव्यस्त, इसका मतलब स्टेबल नहीं रहती, अनस्टेबल हो जाती है, आपको पता नहीं चलता, आपको फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं आता कि क्या करना चाहिए, क्या मतलब इमोशंस के बहाव में आप बह जाते हैं। सो ये सब चीज़ें तभी होती है जब एक तो बहुत सारा डिस्टेंस आ जाता है, आप सीरियस नहीं लेते हैं आपके रिलेशन को, या फिर आप खुद के बारे में ज़्यादा सोचते हो और दूसरों के बारे में बाद में सोचते हो। तो ये सब उसकी क्या है, वैशिष्ट्य है, ठीक है। सो एक बार आप स्कूल के जो टीचर है उनके साथ से भी ये आंसर कंफर्म कर ले, क्योंकि इसका आंसर मल्टीपल हो सकता है। मुझे ये लगा है इसके लिए मैंने आपको ये बताया है, पर प्लीज़ कंसल्ट विथ योर क्लास टीचर या फिर जो मराठी की टीचर है उनके साथ आप ज़रूर कंसल्ट कीजिए, क्योंकि ये पैसेज ही बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का आपको दिया गया है। नेक्स्ट आपकी कृति 4 है, और यहाँ पे भी उन्होंने गलती से क्या मिस्टेक किया है कि चैत्र महीना जो हमने ऊपर पढ़ा वही आपको पैसेज उन्होंने रिपीट दिया है। तो इसके लिए मैंने फिर से पीपीटी यहाँ पे मतलब वो स्लाइड लगाया है ताकि मैं आपको समझाऊँ, पर ये रिपीट आया है। और यहाँ पे ही देखिए, यहाँ पे ही आपका जो अनसीन पैसेज होता है वो सब खत्म हो जाता है, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ क्लियर करवाना चाहती थी। हमने जब क्वेश्चन बैंक का चालू किया था तो उसमें जो पहला वीडियो मैंने डाला उसमें हमने क्या किया था, शाल चैप्टर और उपास चैप्टर किया था, राइट। सो उपास चैप्टर में एक मुझे करेक्शन आपको बताना था, इसके लिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ। उपास चैप्टर में जो चौथा कृति था, कृति क्रमांक 4, तो उसमें क्या था, यहाँ पे लेखकाचे वजन कमी करण्याचे 2 खात्रीशीर उपाय। तो यहाँ पे मैंने आपको उसमें बताया था कि एक मिनट, हाँ, मैंने ये अज्यूम किया था कि वो जो लेखक है वो डाइट नहीं करेंगे आगे से, और वज़न बढ़ने की या फिर वज़न और भविष्य की चिंता नहीं करेंगे, ये मैंने आपको जवाब दिया था। पर अल्टरनेटली मैंने पढ़ते पढ़ते ये वहाँ पे महसूस किया कि यहाँ पे खात्रीशीर उपाय उनको चाहिए, और खात्री ये जो वर्ड है वो यहाँ पे ऑलरेडी आया है सेंटेंस में यहाँ पे, तो आंसर ये होगा, इतक्या असामान्य मनोनिग्रह, जिव्हा नियंत्रण, इन दोनों के वजह से कमीत कमी 20-25 पौंडाने माझे वजन घटले पाहिजे अशी माझी खात्री होती। तो खात्री शब्द ये है, आणि खात्रीने वो क्या करते हैं, वजन चेक करते हैं। तो यहाँ पे आपका वो आंसर आएगा मनोनिग्रह और जिह्वा नियंत्रण, ठीक है जी हाँ, ये आंसर यहाँ पे आने वाला है। तो उसको मैं करेक्ट करना चाहती थी, इसके लिए मैंने आपको ये करेक्शन वाला वीडियो दिया है। सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। मैंने वो खात्री वर्ड पहले देखा नहीं था, पर मैंने जब आज फिर से वो रिवाइज कर रही थी मैं, तो मुझे वो महसूस हुआ कि नहीं, यहाँ पे खात्री है। तो यहाँ पे मनोनिग्रह मतलब माइंड को उन्होंने कंट्रोल किया था कुछ समय के लिए, नहीं मैं शुगर नहीं खाऊंगा मतलब नहीं खाऊंगा। जीवा नियंत्रण का मतलब होता है जीभ, यानी कि हमारी जो टंग है
हाँ, ज़ुबान पे उन्होंने कंट्रोल किया था कि नहीं मैं कुछ नहीं खाऊंगा, कितना भी टेस्टी लगे मेरी टंग को फिर भी नहीं खाऊंगा। तो ये दो उपाय उन्होंने किया था और उनको बहुत ही खातरी थी कि ये अगर मैं कर रहा हूँ तो मेरा वज़न कम होगा ही होगा। ठीक है, सो इतना ही एक करेक्शन है। सो इस तरह से हमारा अपठित जो है और जो मेरा करेक्शन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये सब जो कंटेंट है वो समझ में आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, शेयरिंग इज़ केयरिंग। और आप अच्छे बच्चे हो तो ज़रूर शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ, क्योंकि फिर उनको भी फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी, सपोर्टिंग मी। और अभी इसके आगे का आपका वीडियो है जो पद्य विभाग है, यानी कि सारी पोएम्स होंगी। तो मैं कोशिश करूँगी कि एक ही पूरे वीडियो में पूरी पोएम कवर हो सके। उसके बाद में हमारा स्थूल वाचन, फिर ग्रामर और फिर उपयोजित लेखन। ओके, सो आपकी कोई डाउट्स है, क्वेरी है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका जवाब एज पॉसिबल एज देती हूँ। धन्यवाद।